हेलो दोस्तों, यदि आप प्री बोर्ड परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और ये आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे। आइए चलिए देखते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। मान लीजिए कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक 3x द्वारा परिभाषित फलन एफ इज सच दैट आर टू आर है, तो सही विकल्प चुनिए। तो हमें यहाँ चेक करना है कि एकाकी है या आच्छादक नहीं है। तो हम यहाँ चेक करते हैं। एकाकी चेक करने के लिए हमें एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू चेक करना होता है। तो हमारा जैसे कि एफ एक्स फंक्शन दिया गया है 3x, तो हम अपने फंक्शन में x1 और x2 की वैल्यू रखेंगे। तो ये हो जाएगा 3x1 बराबर 3x2, 3 से 3 कट जाएगा तो x1 बराबर x2 हो जाएगा। अतः यह फलन दिया गया फलन एकाकी है। एफ एक्स बराबर 3x एक एकाकी फलन है। अब हम चेक करेंगे आच्छादक के लिए। आच्छादक, तो आच्छादक के लिए हम y इज इक्वल टू 3x मान लेंगे। फिर x बराबर हो जाएगा y/3, क्योंकि यहाँ y की सभी वैल्यू के लिए x में कोई ना कोई वैल्यू होगी, क्योंकि ये फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर में परिभाषित है। अतः यह फलन एकाकी और आच्छादक है। तो यहाँ पे जैसे आप लोग देख रहे हैं कि ये फलन एकाकी और आच्छादक है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, यदि समुच्चय n में r एक रिलेशन दिया हुआ है a, b सच दैट a बराबर b-2 और b ग्रेटर दैन 6 है द्वारा प्रदत्त संबंध है, निम्न में सही उत्तर चुनिए। तो हमें इन चारों में से सही उत्तर चुनना है। तो जैसा आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे b ग्रेटर दैन 6 दिया हुआ है। तो हम यहाँ देखते हैं, ये देखिए पहला वाला तो 4 है, तो ये ग्रेटर दैन 6 है नहीं। तो हम दूसरा वाला चेक करते हैं। दूसरा b ग्रेटर दैन 6 8 है, और जो हमारा a होगा वो 8 माइनस मतलब कि b-2 होना चाहिए। तो 8 - 2 करेंगे तो 6 आएगा, तो ये होगा नहीं। तो ये हमारा तीसरा सही होगा, क्योंकि यहाँ पे 8 है और यहाँ पे रिलेशन में भी दिया हुआ था a इज इक्वल टू b-2। जो हमारा a होगा वो b-2 होगा। तो हमारा b 8 है और -2 करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर होगा, यही हमारा आंसर होगा। आइए हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे तीसरा दिया हुआ, यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 0.35 तथा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ बराबर 0.6 है और ई एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं, तब पी प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ का मान ज्ञात करना है। जैसे आप यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो चलिए आइए हम इसे कैलकुलेट करते हैं। जैसा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, आइए हम इसे कैलकुलेट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ, जैसा कि आपने देखा वहाँ की प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दिया हुआ है 0.35 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ बराबर दिया है 0.6 के, और ई एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ज्ञात करना है। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, यहाँ पे दिया हुआ है कि ई और एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो यदि ई और एफ स्वतंत्र घटनाएं होती हैं तो ई इंटरसेक्शन एफ ये हमारा बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो आइए हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हमारा बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ की हम वैल्यू रख देते हैं। ये हो जाएगा 0.6 बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की वैल्यू हम यहाँ से रख देंगे 0.35, फिर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ तो हमें निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ को इसी तरह रहने देते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ की जगह हम लिख सकते हैं, क्योंकि ई एफ हमें क्वेश्चन में स्वतंत्र घटनाएं दे रखा था, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के रूप में लिख सकते हैं, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो यहाँ से हम इसके माइनस में ला देंगे, तो 0.6 माइनस 0.35 बराबर, यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हम कॉमा ले लेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कॉमा लेने पर यहाँ बचेगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, और 0 माइनस 0.6 में से जब माइनस करेंगे 0.35 को, तो ये हमारा आएगा 0.25 बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, और यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यहाँ पे दिया गया है 0.35,
तो ये आपका 0.25 बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ F1 माइनस 0.35 बराबर होगा आपका 0.6 और 5 के। तो यहाँ से आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ F बराबर हो जाएगा 0.25 बटे 0.65, क्योंकि यहाँ दशमलव के बाद दो दो अंक हैं तो इससे दशमलव कट जाएगा। ये बराबर हो जाएगा आपका 25/65। तो इसे हम काट सकते हैं। अब 5 से काटेंगे तो 5 पच्चे 25, 5 कम 5, 5 है 15। तो ये आपका हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ F बराबर 5/13। तो आपका आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ F बराबर 5/13। और आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया हुआ है 5/13, तो ये आपका सही होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है x इंटू ई की पावर x dx, मतलब x इंटू ई की पावर x का समाकलन करना है। तो जैसा आप लोग जानते हैं x इंटू ई की पावर x का समाकलन यहाँ पे मैं कर देता हूँ। इसका समाकलन होगा x, फिर सेकंड फंक्शन का डिफ्रेंसीशन, तो ये आपका हो जाएगा ई की पावर x माइनस फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 आएगा। फिर सेकंड फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन करना है तो ई की पावर x आ जाएगा, और फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x ई की पावर x, फिर ई की पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो ई की पावर x आएगा, तो ई की पावर x, फिर यहाँ से हम ई की पावर x को कामा ले लेंगे तो ये हमारा बचेगा x माइनस 1 प्लस सी। तो ये हमारा आंसर हो गया ई की पावर x माइनस 1 प्लस सी। तो आप लोग यहाँ देख रहे हैं ये 100 वाला पे आंसर दिया हुआ है x माइनस 1 इंटू ई की पावर x प्लस सी, तो ये हमारा सही होगा। और ये हमारा 5वां क्वेश्चन है पहले का। यदि वेक्टर 2i कैप जे कैप के कैप और आई कैप माइनस 4j कैप प्लस लैम्डा के कैप परस्पर लंब हैं तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे यदि दो वेक्टर आपस में लंब होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 के बराबर होता है। तो आइए हम इसे यहाँ पर हल करते हैं। मान लेते हैं पहले हम, माना वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और वेक्टर बी बराबर आपका हो गया i कैप माइनस 4j कैप प्लस लैम्डा के कैप। तो हम लोग जानते हैं कि a डॉट बी यदि दोनों परस्पर लंब है तो बराबर हो जाएगा 0 के। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डॉट आई कैप माइनस 4j कैप प्लस लैम्डा के कैप बराबर 0। तो हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2i कैप का मल्टीप्लाई आई कैप में हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, जे कैप का मल्टीप्लाई 4j कैप में तो माइनस का 4, के कैप का मल्टीप्लाई लैम्डा में, तो ये आपका हो जाएगा प्लस का लैम्डा बराबर 0। तो 2 माइनस 4, 2 में से जब माइनस 4 होगा तो माइनस का 2 हो जाएगा प्लस लैम्डा बराबर 0। तो यहाँ से आपकी लैम्डा की वैल्यू जो आ गई वो 2 आ गई। तो आइए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरे का क्वेश्चन है, यहाँ पे एक अवकल समीकरण दी हुई है और हमें इसकी घात ज्ञात करनी है। तो हम अपना अवकल समीकरण लिख लेते हैं। ये है xy d2y बाई dx स्क्वायर प्लस x dy बाई dx का स्क्वायर माइनस y बराबर 2। तो हमें यहाँ पर इसकी घात ज्ञात करनी है। तो किसी भी अवकल समीकरण की घात उसकी कोटि की घात के बराबर होता है। तो यहाँ पर इस अवकल समीकरण की कोटि 2 है, अतः इसकी घात 1 होगी, घात बराबर 1, और इस अवकल समीकरण की घात 1 हो जाएगी। अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दूसरे का ख, कॉट एक्स का अवकलन हमें समाकलन ज्ञात करना है। कॉट एक्स का हमें समाकलन ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सी यू कॉट एक्स डी एक्स, यहाँ पे हल। जैसा कि हम जानते हैं कॉट एक्स हमारा बराबर होता है कॉस एक्स बटे साइन एक्स डी एक्स। अब हम यहाँ पे अपने प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करेंगे। माना साइन एक्स बराबर टी, तो अब हम साइन एक्स का अवकलन कर देंगे तो ये हो जाएगा कॉस एक्स बराबर डी टी बाई डी एक्स। तो ये हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तब इसका मान हम अपने अवकल समाकलन में रख देते हैं। तो ये डी टी समाकलन टी, तो इसका हो जाएगा डी टी बाई टी का समाकलन होता है लॉग टी। तो यहाँ से हम अपनी लॉग टी की वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा लॉग साइन एक्स प्लस सी। तो ये हमारे कॉट एक्स का समाकलन हो गया लॉग साइन एक्स प्लस सी।
अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरे का ग। तो यहाँ पे जो दूसरे का ग क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे 3 समीकरण दिए हुए हैं। x + y ≤ 4, ये पहला इक्वेशन है। x > 0, ये दूसरा इक्वेशन है। और y > 0, ये हमारा तीसरा इक्वेशन है। तो हम मान लेते हैं, माना हम x + y बराबर 4 मान लेते हैं, और हम इसका ग्राफ बनाएंगे। तो हमें इसे ग्राफ बनाने के लिए 2 पॉइंट की ज़रूरत होगी। तो हम 2 पॉइंट निकाल लेते हैं, एक बॉक्स बनाएंगे, यहाँ पर x और y लिखेंगे। जब x की वैल्यू यहाँ पे 0 रखने पर y बराबर ये 4 हो जाएगा। फिर y की वैल्यू 0 रखने पर x बराबर 4 हो जाएगा, और ये आपका x बराबर 0 हो जाएगा, और ये y बराबर 0 हो जाएगा। तो आइए हम अब इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए हम एक्सिस बना लेते हैं। तो ये हमारी होगी y एक्सिस, और ये हमारा हो गया x एक्सिस, x अक्ष। तो ये x, ये y, और ये मूल बिंदु है 0, 0। तो यहाँ पे हम कुछ पॉइंट बना लेते हैं, मान लेते हैं 1, 2, 3 और 4, 1, 2, 3, 4। तो हमारे समीकरण का यहाँ से आप देखिए, समीकरण से जो हमारा पहला पॉइंट है 0, 4 और 4, 0। तो 0, 4, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4। तो ये हो गया आपका 0, 4 और 4, 0। तो 4, 0, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0। तो ये 4, 0 हो गया। तो अब हम इस ग्राफ को बना लेते हैं। ये दोनों पॉइंट हैं, इसको हम स्केल से यूँ मिला देंगे। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन x + y ≤ 4 का ही ग्राफ है। तो हमें इस ग्राफ का हल क्षेत्र हमें पता करना होगा। तो हम एक मूल बिंदु इस 0, 0 पॉइंट रखते हैं। तो जब हम यहाँ 0, 0 पॉइंट रखेंगे, तो 0, 0 रखने पर 0 + 0y ≤ 4। तो 0 ≤ 4 है। तो इस समीकरण का जो हल क्षेत्र होगा वो मूल बिंदु की ओर होगा, और x, और जो हमारा दूसरा इक्वेशन दी हुई थी x बराबर 0, x > 0 और y > 0। तो x बराबर 0 का जो ग्राफ होता है, ये होती है y एक्सिस की लाइन, और > 0 पॉजिटिव साइड पे जाना है। तो ये हमारा हो जाएगा, इसका हल क्षेत्र इधर होगा, x से > 0 का, और y > 0 का जो हल क्षेत्र होगा वो इधर के होगा। तो ये तीनों हल क्षेत्र कॉमन है, तो ये हल क्षेत्र हमारा होगा। तो हमें अधिकतम मान निकालना है, जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है। हमें z = 3x + 4y का अधिकतम मान ज्ञात करना है। तो हम पहले एक यहाँ पे चार्ट बनाएंगे, एक कॉलम बनाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे कोणीय बिंदु हमारे क्या क्या हैं, 0, 4, 0, 0, 4, 0। और यहाँ पे हम z = 3x + 4y, जैसा कि हमने यहाँ पे जो इक्वेशन दी हुई है z = 3x + 4y, उसे मैंने लिख लिया है। और अब हम इस इक्वेशन में, z के इक्वेशन में, ये x और y के जो पॉइंट्स हैं इन्हें हम रखेंगे। तो जब x = 0 हो जाएगा और x = 0, y = 4, तो ये आपका देगा 16, 0, 0 हो जाएगा, तो ये 0 देगा z की वैल्यू। और जब 4, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0, तो ये 12। तो जो इसका अधिकतम मान होगा वो 16 होगा, और जो जिस पॉइंट पर होगा वो 0, 4 होगा। तो ये हमारा आंसर आ गया, अधिकतम मान 16। तो अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है, यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ a = 7/13 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ b = 9/13 और a * b 4/13, तो p/a/b का मान ज्ञात कीजिए। तो हम अपना सभी लिख लेते हैं यहाँ पे, जो दिया गया है, हल दिया है। पहले हमें दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ a बराबर 7/13, प्रोबेबिलिटी ऑफ b = 9/13, और p/a b बराबर 4/13, और हमें p/a/b निकालना है। तो हम जानते हैं कि p/a/b हमारा होता है p/a b प्रोबेबिलिटी ऑफ b। तो यहाँ से हम अपना प्रोबेबिलिटी ऑफ a b का वैल्यू रखेंगे। यहाँ पे दी हुई है 4/13, तो 4/13 मैंने यहाँ पे वैल्यू रखा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ b की वैल्यू दी रखी है 9/13। यहाँ 13 से 13 कट जाएगा, तो ये हमारा आंसर आएगा, 4/9 हमारा p/a/b का आंसर हो गया। ये p/a/b का आंसर हो गया। हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, मेरा तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, y = a sin x + b cos x है। तो सिद्ध कीजिए कि d2y/dx² + y = 0। तो मैं यहाँ पर अपना क्वेश्चन लिख देता हूँ पहले। हल y = a sin x +
बी कॉस एक्स। तो हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा हमारा डी वाई बाई डी एक्स बराबर ए साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स प्लस बी कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स। फिर ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स। अब इसका दोबारा एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हमारा हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर कॉस एक्स का ये हमारा हो जाएगा ए साइन एक्स माइनस बी साइन एक्स का हमारा हो जाएगा कॉस एक्स। फिर ये हमारा हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर हम माइनस यहाँ से हम कॉमा ले लेंगे तो हो जाएगा ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स हो गया, जो कि हमारे y की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है। तो हम यहाँ पे y पुट कर सकते हैं तो ये हमारा हो जाएगा डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस वाई और यहाँ से हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस को हम वाई को इधर ला देंगे तो ये हो जाएगा प्लस वाई बराबर 0। यही हमें प्रूफ करना था यहाँ पर, यही हमें यहाँ पे प्रूफ करना था और ये मैंने प्रूफ कर दिया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं वेक्टर ए और वेक्टर बी द्वारा दी गई हैं। तो आइए हम इसका निकालते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल यदि दो संलग्न भुजाएं दी रखी हो वेक्टर के रूप में तो ये होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो हम अपना यहाँ पे वेक्टर ए लिख लेते हैं। तो हमारा वेक्टर ए बराबर होगा 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 4k कैप और हमारा वेक्टर बी बराबर होगा i कैप माइनस का जे कैप प्लस का k कैप। तो हम अपना यहाँ से वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालेंगे, ये हमारा हो जाएगा i कैप जे कैप k कैप और 3 1 4 1 माइनस 1 1। फिर हम यहाँ से इसे सॉल्यूशन करेंगे तो मेरा i कैप बनेगा 1 का 1 से मल्टीप्लाई में 1 माइनस 1 का 4 से करेंगे तो माइनस 4 प्लस हो जाएगा। फिर माइनस यहाँ पे जे होगा माइनस जे 3 का फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा। फिर 1 का मल्टीप्लाई हम 4 से करेंगे तो ये हमारा 4 आ जाएगा। और फिर प्लस के कैप ये हमारा हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई हम -1 में करेंगे तो ये हमारा -3 आ जाएगा। इसके बाद हम 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो हमारा माइनस का 1 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे इसको सॉल्यूशन करते हैं तो ये हमारा बनेगा 5i कैप फिर प्लस जे कैप बनेगा हमारा। फिर हमारा ये बनेगा -1 4 हो जाएगा तो हमारा -4k कैप। तो हमारा ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आ गया। अब हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो वेक्टर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो बराबर ये हमारा हो जाएगा 25। ये हमारा हो जाएगा 25 प्लस 1 प्लस 16 ये हमारा बराबर हो जाएगा 16 17। ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट 42 मात्रक स्क्वायर। तो हमारे चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो बराबर हो जाएगा अंडर रूट 42 मात्रक स्क्वायर। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।